आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 6, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। लेखक का नाम है शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह। इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है। दूसरा भाग है, हम लोग भाग 1 में लेखक का परिचय पढ़े थे, मतलब कि शहीद भगत सिंह के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक लेख और एक पत्र का दूसरा भाग, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा विद्यार्थी और राजनीति। इस पार्ट को 2 टॉपिक में बांटा गया है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी और राजनीति के बारे में। भगत सिंह क्या बताते हैं कि विद्यार्थी को, छात्र को और राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना भी चाहिए तो किस तरह लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो किस तरह नहीं लेना चाहिए। और फिर एक दूसरा भाग है कि वो अपने घनिष्ठ मित्र, बचपन के मित्र सुखदेव को एक पत्र लिखते हैं, उस पत्र के बारे में। तो उसके अगले क्लास में उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान यानी कि विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लें। लिखते हैं भगत सिंह जी कि आजकल बड़ा सुना जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग ये बात कह रहे हैं कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिला होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। मतलब पंजाब सरकार ने, अरे सरकार तो अंग्रेजों का ही ना था, तो पंजाब का सरकार हो चाहे बंगाल का सरकार हो, तो पंजाब की सरकार ये हर बच्चे से साइन करवाती है एडमिशन के समय कि तुम पढ़ो, लेकिन तुम्हें साइन करना होगा कि तुम कभी आंदोलन, कभी राजनीति नहीं करोगे। क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो आजादी को समझ जाएंगे, और जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक आजादी को नहीं समझेंगे, गुलाम बने रहेंगे। उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग इन पर अत्याचार करते हैं। अखबार तो उस समय था नहीं, न्यूज तो था नहीं कि हर मिनट का खबर बताया जाए। आज क्या है, कहीं पे कोई बढ़िया से खांस दे तो उसको 20 बार चलाया जाता है कि फलाना व्यक्ति खांस दिया। समझ रहे बात को ना? पहले तो ऐसा सिस्टम था नहीं। अब बताइए, कोई बॉम्बे में मर गया, उसका कैसे पता चलेगा कि कौन मर गया? यहां पे किसी को पता चलता होगा? गांव में आपके लोग कितने लोग मरते हैं? रोज रोज मरते हैं। तो आपको लगता होगा, उस समय के लोगों को लगता होगा कि लोग रोज नहीं मरते, कभी कभी मरते हैं। लेकिन टीवी पर एक बार जाइए, हजारों लाखों में मौत हो रही है पूरी दुनिया में। तो ये न्यूज के माध्यम से पता चला, उस समय तो ये था नहीं। अंग्रेज क्या करते थे, मान लीजिए इस गांव में आएंगे तो कहेंगे कि यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा काम हम लोगों ने कर दिया है, जिला में, कानपुर में इतना बढ़िया स्टेशन लगवा दिया है, आप लोग खुश हो जाएंगे, अरे वाह बड़ा काम हो रहा है, अंग्रेजे बढ़िया है। न्यूज थोड़े देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पे। अब वहां पे जाएंगे तो यहाँ पे बता देंगे बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है, अब कुछ नहीं होगा वो। तो अंग्रेज ये साइन करवा लेते थे कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको इस बात पे साइन करना होगा कि आप कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, नेतागिरी नहीं करेंगे, मतलब कि आप पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। आप पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे तो देश कभी आजाद होगा ही नहीं, क्योंकि देश को आजाद नेताओं ने ही कराया था। आगे हमारा दुर्भाग्य है कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, मनोहर उस समय क्या था? शिक्षा मंत्री। मनोहर नाम का कोई व्यक्ति था जो पंजाब का शिक्षा मंत्री था। स्कूलों कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले। शिक्षा मंत्री का कहना था कि अगर आपको पढ़ना है या किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ाना है तो आपको पहले इस बात को मानना पड़ेगा कि आप चुनाव या किसी भी प्रकार का पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचेंगे। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहां भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। भगत सिंह को इस बात का दुख लगता है कि पढ़े लिखे लोग भी इस बात का सपोर्ट करते हैं। प्रोफेसर होकर के, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर के, 2 आदमी, एक है अब्दुल कादर, एक है ईश्वर चंद्र नंदा, इनको तो कम से कम नहीं कहना चाहिए कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को
पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो मैं भी भगत सिंह की बातों से सहमत हूं। क्या आप लोग सहमत हैं कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए, कि पॉलिटिक्स से देश चलता है और देश हम लोगों को ही चलाना है। तो जब तक हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो बाकी जो लोग हैं वो सब बेच खा जाएंगे, इसलिए हिस्सा लेना जरूरी है। अगला पैराग्राफ है, पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है, इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है, सही बात है, सबसे अगर कहीं पे कोई बलिदान दिया है तो पंजाब के लोग देते हैं। आज भी आप लोग सुनिएगा, उस सेना में लोग मरते हैं, फलानवा सिंह आता है, वो जितना सिंह रहता है सब पंजाबी है। वो ज्यादा लोग मरते हैं अभी भी वहां के, क्योंकि ज्यादा लोग भर्ती भी वही लोग होते हैं, ठीक है ना। बिहार के लोग भी मरते हैं लेकिन ज्यादातर पंजाबी लोग रहता है उसमें। तो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि पंजाब के लोग देश के लिए बलिदान नहीं दिए हैं। तो कारण क्या है, इतना पीछे पंजाब क्यों है पॉलिटिक्स में? तो कारण है कि यहाँ के लोग शिक्षा के बारे में, लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में बुद्धू हैं, पढ़ने लिखने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। आज पंजाब कौंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है। फिजूल मतलब बेकार होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता, और जो विद्यार्थी है पढ़ने वाले हैं उनको भी अपने राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। क्या आप लोगों ने कभी भी अभी तक अपने देश के बारे में, देश के राजनीति के बारे में कभी कुछ सोचते हैं? अभी तक नहीं सोचे होंगे, ठीक है, नहीं सोचे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के नेतागिरी में नहीं उतर जाना है। ये भी भगत सिंह नहीं कहते, आगे बताएंगे। पढ़ना भी है, और पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है कि देश में हमारे साथ कोई गलत नेता ना आए, कोई गलत आदमी नेतृत्व करने वाला ना आए। किस आधार पर? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ना होकर विकास के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर नहीं। ये कौन है? एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए ये मायने नहीं होना चाहिए कि जो सरकार चला रहा है, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मुखिया हो, विधायक हो, जो भी हो, छोटे से लेकर बड़ा तक, वो हमारे जाति के आधार पर, हमारे धर्म के आधार पर ना होकर वो विकास के आधार पर हो। तब आप सही मायने में एक पढ़े लिखे छात्र हैं। नहीं तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह काम करते हैं कि हमारे बाबूजी फलानवा आदमी को वोट देते थे तो हम भी उन्हीं को देंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं को देगी। तो परिवर्तन कहां हुआ? बदलाव तो नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि आपने अपना दिमाग तो नहीं लगाया। जैसे घर की महिलाएं हैं, घर के लोग कह देगा कि बाबू हे सुनो, हे छाप पर जाकर टिप देगा 3 नंबर पर, चाहे 4 नंबर बता दिया जला, वो बेचारी याद कर ले सन, हे नंबर पर बा, उहे टिपिए सन जाके। अरे उनको अपना भी एक अधिकार होना चाहिए कि भाई मुझे पसंद, मान लेते हैं कि मुझे ये पार्टी पसंद है, हो सकता है उसको वो पार्टी पसंद हो, तो स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता होती नहीं है। और आप लोगों के साथ भी यही होता है कि जो हमारे पिछले पीढ़ी ने किया है हम भी वही करते हैं, और हम जो वही करेंगे हमारी आने वाली पीढ़ी वही करेगी। तो फिर तो कहीं बदलाव नहीं, देश तो लुटता ही रहेगा। तो ऐसी राजनीति के लिए भगत सिंह सलाह आपको नहीं देते हैं। हाँ, जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे पढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं रह जाता। कहते हैं कि बहुत सारे लोग पढ़निहार हैं, अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन उनका विचार सुन लो ना तो मन दुखी हो जाता है कि इतना पढ़ लिख के बैल की तरह बात करता है। बहुत लोग हैं जो हर बात में तर्क करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे बातें होती है जिसमें तर्क नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि बात होती है कि बाघ और पथिक की कहानी, आप लोग संस्कृत में 10th में पढ़े होंगे। सोने का कंगन के लिए वो जान देता है, तो बाघ कहता है कि ये सोने का कंगन ले लो, मैं अब धार्मिक हो गया हूं। अब इसी पे कोई कुतर्क क्या करेगा, सर बाघ कहीं बोलता है? अरे यार, तो बाघ हम भी जानते हैं नहीं बोलता है। अरे भावना समझो, कहानी का उद्देश्य समझो। अब तुम पकड़ के बैठ के बाघ कहां बोलता है, बकरी कहां बोलती है,
रामायण की बात करो तो उसमें बहुत बेहुदा लोग हैं जो बात शुरू कर देंगे ऐसा राम जी मुंह धोते थे, राम जी मुंह धोते थे, शौचालय जाते थे, क्या करते थे हमको क्या पता है भाई, वो तो नित्य क्रिया सब कोई करता होगा। अब ये चीज भी उसमें बताया जाएगा, लेकिन इसको कुतर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कुतर्क। तर्क नहीं, कुतर्क होता है। इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं शोभा देता है। पढ़ लिख कर अगर ऐसी बातें आप करते हैं तो आप दुष्ट व्यक्ति हैं, और दुष्टता का प्रमाण कुछ दिन पहले मुझे मिला था। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, देश की बागडोर समझते हैं, मैं देश को चलाना है, नेतृत्व करना है, उन्हें आज ही अकल के अंधे बनने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि वे लोग आज ही अक्ल का अंधा, अक्ल का अंधा मतलब होता है कि पढ़ लिख कर भी बॉयल हो जाना, आनर हो जाना, उसको दिखाई नहीं दे रहा, आंख होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना है। सही बात है कि आपका मेन काम क्या है? पढ़ाई करना, ज्यादा से ज्यादा वक्त पढ़ाई में देना, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ कल की करने के लिए ही हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है? कुछ ज्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न लो, तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होंगे। कहते हैं कि अगर आप पढ़ लिख के इस देश के काम नहीं आए, केवल पैसे कमाने के लिए आपने पढ़ाई लिखाई किया, आपने समाज में कुछ परिवर्तन नहीं किया, तो वो पढ़ाई लिखाई बेकार है। और कुछ होशियार लोग ऐसे भी कहते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं काका कि हमें पढ़ना चाहिए पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप में नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक रूप का अर्थ उसका कि हमें नेता ही नहीं करना चाहिए। हाँ सुन लो, बतिया लो, लेकिन खुद नेता नहीं बनना चाहिए। तो कहते हैं क्या फायदा है उसके बारे में बात करने का जब तुम काम करोगे ही नहीं। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि 1 गिलास पानी लाइए, आपने पूछा ठंडा या गर्म, तो आप कह दिए ठंडा पानी ला भाई, गर्मी का मौसम है। तो पूछे किस में लाएं, गिलास में कि लोटा में? चलो ठीक है गिलास में लाओ, और लास्ट में कह दे नहीं लाएंगे। तो तुमको नहीं लाना था तो पूछा काहे रे? आए तुमको नहीं लाना है, पूछ काहे रहा है? बहुत लड़के होते हैं, सर फीस मेरा बता दीजिए कितना है, आदमी मन से बताते कहीं जमा करेगा, और लास्ट में कहते सर बाद में जमा हुई। जब थोड़ा बादे में देखो तो चटले कहते हैं दिल ले जले थे बतिए फिर बतिया ले, बुरा लग जाता है थोड़े समय के लिए। बहुत लोग दुकानदार के यहाँ जाते हैं, कल थोड़ा हिसाब हमारा देख लीजिए कितना बाकी है। आए वो दुकानदार बड़ा प्रेम से जोड़ता है कि आज मिलने वाला है, हाँ 1260 रुपया, अच्छा एक जगह जोड़ के लिख दी, तो जमा ना आवे तो फिर कुछ दे दी सामान, तनी एक को जोड़ दियो में इतना ना खीस बरला। तो दुकानदार का जब ले जाए करना तो ले ना लीजिए, हम लिख देती बादे में जुड़ाई। तो वही यहाँ पे भगत सिंह का ही बात है कि जब तुम पढ़ लिख के कुछ करोगे ही नहीं तो फिर पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा है। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे रद्द भी करते हैं, क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग प्रिंस कोऑपरेटिन, यंग मतलब होता है जवान, अपील मतलब होता है आग्रह करना, यानी नौजवानों से क्या आग्रह करूं, प्रिंस क्रोपोटीन कि आप इस देश के राजकुमार हैं, इस देश के आप राजा बनने वाले हैं, भावी नरेश हैं, और आपके ऐसे विचार हैं। जब आप इतनी छोटी सोच रखते हैं तो आने वाले समय में आप क्या करेंगे। पढ़ रहा था, एक प्रोफेसर साहब कहने लगे यह कौन सी पुस्तक है, और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोल पड़ा, प्रिंस क्रोपोटकिन नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। किसके विद्वान थे? अर्थशास्त्र एक विषय, इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा और उसने फिर कहा ये रूसी सज्जन थे। बस रूसी का टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। अब देखिए क्या होता है कि एक लड़का कह देता है कि शायद ये बंगाली है, तो प्रोफेसर साहब मान जाते हैं बंगाली है। अब उसी में एक पढ़ा लिखा हुआ कहते नहीं बंगाली नहीं थे, रूस के थे ये।
कहते तुम ढेर होशियार बनते हो, इसका मतलब तुम क्रांतिकारी बनना चाहते हो, हैं, नेतागिरी करोगे। इसलिए वो लोग साइन करवा लेते थे कि ज्यादा नहीं बकबकाना है। अब बताइए ये कौन सी अच्छी बात है? अगर सही बोल दिया तो क्या गलत बात है? तो ये भी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, प्रिंस क्रोपोटकिन, जो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। तो इन लोगों के बारे में, जैसे कि आज के टाइम में अगर कोई भी आदमी कंपटीशन की तैयारी करता है ना, तो अरस्तु के बारे में जरूर पढ़ता है। किसके बारे में? अरस्तु। और उन्हीं के एक शिष्य थे, दिमाग पे नाम नहीं आ रहा है, मतलब दो आदमी के बारे में लोग हर कोई पढ़ता है, कोई कंपटीशन की तैयारी करता है। तो देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता, अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है, ऐसे स्थिति में सीख सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है भगत सिंह का कि जब प्रोफेसर की ऐसी सोच है कि छात्र को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तो शिक्षक क्या सिखा सकता है हमें। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो कई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या होगा? क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं? सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी, तो फिर यह भी पॉलिटिक्स ही हुई कि नहीं। कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का ही हुआ। क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? हम जो समझते हैं कि जब हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं पशु हैं, पेट के गुलाम हैं, तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े। मतलब कि उनका कहना है कि हमें सिखाया जाता है कि हम चापलूस बने। अंग्रेज हमें क्या सिखाते हैं कि अंग्रेजों के और थे भी, ऐसा बात नहीं है, अंग्रेजों के चापलूस बहुत ज्यादा लोग थे। आखिर अंग्रेज 6000 थे, वे सब थोड़े ना काम करते थे, वो अपना आदमी रखे थे। आदमी कहाँ के थे? इंडिया के सभी थे। नौकरी किसी को कोई नौकरी दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। लोग ये नहीं समझते थे भाई देश हमारा है, हमारी संपत्ति हमें बांट कर हम पे राज किया जा रहा है। और जितना लोग चापलूसी किया अंग्रेजों का, एगो फायदा तो हुआ उन लोगों को। आज जितना भी पुरानका धनिक आपके नजर में होंगे, अगल बगल देखिएगा, वो सब अंग्रेज के चापलूस थे। क्योंकि अंग्रेज जाते जाते उन लोगों को सब दे के चलेगा, क्योंकि उन लोगों का गुलामी किए थे पूरा, मतलब सेवा पानी घोड़ हाथ सब किए थे। तो बनाकर चले गए, ले लो तुम्हारा इतना जमीन। तभी ना किसी किसी को देखना बहुत जमीन होता है। सरकार वैसे चकबंदी कराई थी आजादी के बाद, लेकिन पूरा पूरा हुआ नहीं। चकबंदी का अर्थ होता है सब में एक समान खेत बांट देना, लेकिन पूरा पूरा लागू नहीं हो पाया। इसीलिए किसी के पास ज्यादा खेत होता है, किसी के पास होता ही नहीं है। तो आप लोग पूर्वज हमारे जो विरोध किए होंगे अंग्रेजों का, तो लोग ऐसे ही नॉर्मल रह गए। और कोई कोई होगा जो बहुत धनी मनी अभी भी होगा, पहले का धनी, अभी का धनी मनी नहीं। जो अंग्रेजों के टाइम से जो धनी मनी आ रहा है, वो जरूर अंग्रेजों का बहुत ज्यादा मतलब करीबी होगा, चापलूसी किया होगा वो। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन से देश के नौजवान क्या पर अर्पित कर दें, पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दें। मतलब बताते हैं भगत सिंह, इस समय देश में कैसे नौजवानों की जरूरत हो, जो तन मन धन, शरीर मन और संपत्ति सब इस देश के लिए न्यौछावर कर दे और जान देने के लिए हमेशा तैयार रहें, थोड़े से भी ना डरें। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसी आदमी मिल सकेंगे? बताते हैं अगर ऐसा सोच अगर बूढ़ों में आएगा तो क्या फायदा। बुढ़ापा में कौन गोली चलाएंगे? अगर मान लीजिए किसी बूढ़े में ये सोच आता भी है कि हम देश के लिए जान देंगे, जो 80-90 बरिस का है, तो खुद जान बचाने के चक्कर में इलाज कराओ अपन, काहे बचवा कब तू चल जाइब। देश की आजादी नौजवानों से ही ना मिलेगा, बूढ़े जो थोड़े ना। सबके गांधी जी नानू के लाठी से ठकठकावत पहुंच जाई, सभे वीर कुंवरे सिंह नानू हो जाई, रहे केहू केहू जोश वाला रहा है बुढ़ापो में। लेकिन बाकी सभे तो नहीं है, बाकी सब तो दूसरे के भरोसे जिए तो खाए खातिर, वो कहां से लड़ाई लड़ी। क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सियाने लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे? फिर लेखक कहते हैं भगत सिंह कि कुछ लोग हैं जो शादी विवाह कर चुके हैं, परिवार में फंस चुके हैं, क्या वो देश के लिए मरेंगे? वैसे लोग भी थे, वैसे लोग भी बहुत लोग थे जो परिवार छोड़ करके, या पति पत्नी दोनों आदमी आंदोलन में थे, आगे चलकर मारे गए। क्योंकि क्रांति में जितने लोग थे बहुत कम लोग बचे थे, सभी लोग मारे गए थे, बहुत लोगों ने आहुति दी है। या तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हों, किसी प्रकार का कोई टेंशन ना हो, जैसे कि आप लोग हैं,
और जंजालों में पढ़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पंचों के लिए घोटा न लगाया हो। वह खाली गणित और ज्योग्राफी पढ़ के जो आया होगा उससे नहीं होगा। जो देश के लिए मर मिटने का ख्वाब रखता हो, उसके लिए वो बेचैन रहता हो, उसको खुशी मानता हो, वही कुछ कर सकता है। जो पहले ही सोच लेगा बाप रे वो गोली लग जाएगा, मर जाएंगे, उससे कभी कुछ होने वाला नहीं है। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे जो उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो? आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? सभी देशों को आज़ाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। मतलब कोई भी देश हो, अगर वो आज़ाद हुआ है तो उसमें दो आदमी का हाथ होता है, वहाँ के नौजवान और विद्यार्थियों का। तो नौजवान होता कौन है? विद्यार्थी ना होते हैं। बुढ़ापे में कोई विद्यार्थी थोड़े ना बनता है। अब मान लीजिए 80 वर्ष के बाद कौन स्कूल जाता है कि चलो भाई अब पढ़ लिया, चाहे आपके दादाजी होंगे, तो दादाजी थोड़े ना जाते होंगे मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए बस्ता लेकर के, वो तो जाएंगे नहीं। क्या क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की जरूरत है। वे पढ़ें, जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें। वो कहते हैं कि पढ़ाई मैं नहीं करता हूं, तुम बंद कर दो, अब पढ़ाई लिखाई छोड़ के पॉलिटिक्स में आ गए ना, ना वो नहीं करना है। पढ़ाई जारी रखो लेकिन पॉलिटिक्स भी करो, और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपना जीवन इसी काम में लगा दें, जैसे कि भगत सिंह ने किया था। पढ़ाई किए, बीए तक पढ़ाई किए, लेकिन जब लगा कि भाई अब मुझे बहुत जरूरत हो गया है, इस देश को मेरी जरूरत है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दे, वरन बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। अगर ऐसा सोच नहीं है तो शायद आप देश के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ करना है तो प्राण की बाजी लगा दीजिए, अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसका लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले क्लास में, जिसमें सुखदेव के नाम एक पत्र है, और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।